हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। बहुत सारा स्वागत है आपका। और देखो बेटे, हम लोग कर रहे हैं यूनिट 3 चैप्टर 1, आपको पता ही है। और पहले थोड़ा सा जो करा दिया है उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में पहले थोड़ा सा रिवीजन। अच्छा बताओ, सबसे पहले कौन सा लॉ बताया था? सही कह रहे हो, बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो बताओ बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या था, कुछ याद करो। बायो सेवर्ट्स लॉ फॉर्मूला याद है? बोलो। dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बेटे इस लॉ में ये तुम्हें याद ही होगा, जो हमें ये लॉ से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, लेकिन पूरा मैग्नेटिक फील्ड नहीं, एक छोटी सी लंबाई dl से, एक छोटे से करंट एलिमेंट से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, पहले वो मिलता है, फिर उसे इंटीग्रेट करना होता है, तो हमें पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। सारा बेसिक लॉ है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम ही है। दूसरा बच्चों, हमने सीखा था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए रूल। तो कम से कम एक रूल तो ध्यान ही रखो, ज़्यादा ना भी रख पाओ तो। राइट हैंड पाम रूल। अब ये बताओ, राइट हैंड पाम रूल याद है या भूल गए हो? अच्छा बोलो एक बार तो पता लग जाएगा। सही कह रहे हो, बोलो चलो। इफ वी, हाँ आगे बोलो। इफ वी, हाँ बोलो। इफ वी पॉइंट अवर राइट हैंड थंब in the direction of current, if we point our right hand thumb in the direction of current and stretch our fingers towards the observation point, then the thrust which can be applied by our palm will give the direction of magnetic field at that पॉइंट। याद आ रहा है? करना क्या है? सीधे हाथ के अंगूठे को किधर करना है? करंट की दिशा में। उंगलियां किधर फैलानी है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ। तो हथेली से जिधर धक्का दे सकते हो वही होती है किसकी दिशा? बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की। थोड़ा सा तो याद आ ही गया होगा। एक और थी बात बच्चों, हमने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? एक वायर के कारण। तो अगर वायर फाइनाइट है, फाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 और प्लस साइन फाई 2। याद आ रहा है? ए का नाम था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बहुत ध्यान से याद कर लीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, है ना। फाई 1 और फाई 2 एंगल थे। अगर फाइनाइट की जगह ये वायर दोनों सिरों पर इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट वायर ऑन बोथ एंड्स, बोलो क्या होता था? फाई 1 और फाई 2 दोनों ही 90 डिग्री हो जाते थे। ध्यान आ गया होगा, इनफाइनाइट का केस है ना। तो फाई 1 भी 90 डिग्री, फाई 2 भी। तो साइन 91 यहाँ से आता था, साइन 91 यहाँ से आता था, 1 और 1 2 हो जाता था, तो आंसर आ जाता था, यहाँ 2 लग जाता था। तो बी का फॉर्मूला हो जाता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर बार निकालनी पड़ती है, तो हर बार कौन सा रूल यूज करोगे? राइट एंड पाम रूल। ठीक है, कभी भी डायरेक्शन निकालनी हो तो आपको राइट एंड पाम रूल लगा लेना चाहिए बच्चों, है ना। एक और बात थी तीसरी, अगर वायर एक सिरे पर इनफाइनाइट हो, है ना, और एक सिरे पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो, समझ में आ रहा है? एक सिरे पर वायर इनफाइनाइट लेंथ की है और एक सिरे पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ध्यान आ रहा है? तो इस तरह से, तो बोलो क्या है? फाइनाइट एट वन एंड,
एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेकंड एंड की है ही नहीं, सेकंड एंड की तरफ बस यही ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना। तो बताओ ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक एंगल तो 0 डिग्री हो जाता है और एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है। अब साइन 0 0 हो जाता है, साइन 90 1 हो जाता है। 0 में 1 ऐड करोगे तो भी 1, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। या ऐसे भी समझ सकते हो, देखो यहाँ 2 क्यों आया, दोनों सिरों पर इनफाइनाइट थी, यहाँ एक सिरे पर इनफाइनाइट है तो बस 2 से आधा आ जाएगा, यानी 1 आई अपॉन ए, है ना। आई अपॉन ए दोनों सिरों पर हो तो 2 आई अपॉन ए, ठीक है। और अगर लास्ट बात है, पॉइंट कहाँ हो, बोलो वायर पर ही, या वायर को बढ़ाएं तो पॉइंट उस पर पड़ सके, दोनों स्थितियों के लिए है। इफ पॉइंट लाइज ऑन द वायर और ऑन द एक्सटेंडेड वायर तो इफ पॉइंट लाइज ऑन द वायर और on the extended wire, इन दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर कितना होता है, 0। ठीक है, इतना बच्चों रिवाइज कर लीजिए। अब मैं अगले आर्टिकल पर जा रहा हूं, रिवीजन वाला वर्क ये है, ठीक है। अब बच्चों मैं ले रहा हूं सर्कुलर वायर ले रहा हूं। कैसी वायर ले रहे हैं, सर्कुलर, और उसके सेंटर पर सर्कुलर हमारे पास एक लूप है और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो बताओ हेडिंग क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। पहले बताओ बात समझ आ गई है बेटे। देखो जैसे ये है हमारा एक सर्कुलर वायर और इसमें से करंट कितना बह रहा है, आई। कैसे बह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। पहले बताओ एंटी क्लॉकवाइज सब बच्चे समझते हैं, घड़ी से उल्टा। घड़ी में ऐसे चलती है घड़ी, है ना, या 12 होता है या 1 या 2, 12 से 1, 1 से 2 ऐसे, और हमारी करंट जा रही है इससे ठीक उल्टा। इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी माने उल्टा, क्लॉक से उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लो इसकी रेडियस जो है वो है आर। कितनी रेडियस है, आर। अब मुझे ये कहा जाता है कि इसके सेंटर पर पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। क्या करोगे, पहले एक छोटी सी लेंथ ले लोगे। ये छोटी सी लेंथ है बहुत छोटी, जिसका नाम क्या है, डीएल। क्या लंबाई है, डीएल। तो पहले डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। और बताओ थीटा कितना है, ये डीएल है, ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो इन दोनों का एंगल आप देख सकते हैं कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा है 90 डिग्री। थीटा किन किन के बीच का एंगल होता है, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट, ये दिशा है, एंड द लाइन जॉइनिंग द करंट एलिमेंट टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी इस वाली लाइन और इस वाली लाइन। तो ये टेंजेंट हो गई, ये रेडियस हो गई। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब बायो-सेवर्ट लॉ से जरा लिखो, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या लिखो, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर लिखो भाई, सेंटर पर। किसकी वजह से, डीएल के कारण। तो इस डीएल के कारण सेंटर पर पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला बताओ, डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई करंट आई है, डीएल डीएल ई है, साइन थीटा साइन 90, थीटा की जगह 90, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है आर तो आर स्क्वायर।
अब चेक करो इसमें वेरिएबल कौन है। ये तो कांस्टेंट है, बहने वाली करंट फिक्स है, आर स्क्वायर फिक्स है, आर रेडियस है, वेरिएबल नहीं है। सर्किल की रेडियस कांस्टेंट होती है, तो यहाँ आर वेरिएबल नहीं है। सर्कल की रेडियस बेटे बदलती नहीं है। ठीक है, तो देखो सिर्फ डीएल वेरिएबल है, इधर इधर डीबी। जब दोनों तरफ एक एक वेरिएबल हो तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बताओ जरा, इंटीग्रल करो। इंटीग्रल डीबी इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। रेडियस ऑफ द सर्किल फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल हो जाएगा डीएल का। अब डीएल का इंटीग्रल क्या होता है? एल। एल माने ये सारी लंबाई, ये एल है, ये यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, यानी कि 2 पाई आर। तो एल का मीनिंग है 2 पाई आर। डीबी का इंटीग्रल समझ ही रहे हो, बी हो जाएगा, तो बी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रल किया 2 पाई आर। एक आर काट दो आसानी से। बेटे कई लोग ना 2 पाई और 4 पाई को भी काट देते हैं, गलत नहीं है, काट सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन जनरली मैं इसको नहीं काट रहा हूं क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है 10 की पावर -7। काट पीट दो तो वैल्यू रखने में न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है। तो हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बिगाड़ नहीं रहे हैं, ऐसे ही लिखा रहने दे रहे हैं। कट रहा है फिर भी नहीं काट रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दो। तो बी का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। अब डायरेक्शन देखो, करंट किधर जा रही है? इधर। कहीं पर भी देख सकते हो, किसी भी जगह। ये नहीं कि यहां करंट का निशान लगाया तो सर मैं यहीं देख सकता हूं, यहां निशान लगा लो तो यहां देख सकते हो, यहां लगा लो, यहां, जहां तुम चाहो वहां निशान लगा लेना। अब मैं तुम्हें समझाने के लिए, जैसे यहां है तो मैं अंगूठा इधर कर दे रहा हूं, देखो करंट की दिशा में इधर करंट जा रही है इस पॉइंट पर। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ है, उंगलियां ओ की तरफ है मेरी, अंगूठा देख ही रहे हो, है ना? अंगूठा इधर करंट की दिशा में है, देखो थोड़ा, और उंगलियां ओ की तरफ हैं, देखो ध्यान से। ओ से आगे निकल जाने से कोई अंतर नहीं है, ओ की तरफ तो है ना। तो बताओ धक्का किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ऊपर की तरफ। किधर? ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ का मतलब होता है डॉट का निशान, यानी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, डायरेक्शन हो गई। इसी में कुछ पॉइंट और हैं जिनको मैं अगले वीडियो में कवर कर रहा हूं। थैंक यू बच्चों।